please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले दिनों में कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी रणनीति की ओर इशारा किया था। तब उन्होंने कहा था, न गोली से न गाली से कश्मीर समस्या का समाधान गले लगाने से निकलेगा। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर पक्ष से बातचीत का ऐलान कर मोदी की कश्मीर नीति पर मोहर लगा दी। राजनाथ सिंह ने कश्मीर के सभी पक्षों से बातचीत के लिए आईबी के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को सरकार की तरफ से नुमाइंदा नियुक्त किया। शर्मा ने भी साफ कर दिया कि संविधान के दायरे में वो सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। क्या पाकिस्तान और आतंकियों के इशारे पर घाटी का माहौल खराब करने के आरोपी हुर्रियत से भी दिनेश्वर शर्मा बात करेंगे? इसी पर होगा आज आर पार। ऐसा लगता है किसी भ्रम का शिकार है। कदम उठाने से पहले ही ये फेल हो गया। अगर उन्होंने हमारी बात सुनी होती, बेगुनाह औरतें और मर्द उनकी जानें नहीं जाती। देर आए दुरुस्त आए मान लो। यह सरकार ने फैसला किया है कि जम्मू और कश्मीर में एक सस्टेन्ड डायलॉग प्रारंभ किया जाए। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हुए हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, यह बात किससे बात करनी, क्या करनी, यह सब सारा फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है। यह पूरा अधिकार दिया गया है। कश्मीर में केंद्र सरकार ने अपना रुख बातचीत की ओर मोड़ दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत करेगी। सवाल है कि सभी पक्ष का मतलब कौन? क्या जिस हुर्रियत के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख दिखाया वो भी एक पक्ष है? अगर केंद्र सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा की बात पर यकीन करें तो हुर्रियत इस बातचीत का हिस्सा हो सकती है। वो लोग भी स्टेक होल्डर हैं, देखते हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करने की बात करता है तो डेफिनेटली देखा जाएगा। दरअसल इस सिलसिले की शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण से ही हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान न तो गोली से और न गाली से निकलेगा, बल्कि ये केवल कश्मीरियों को गले लगाने से ही निकलेगा। न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। कश्मीर को लेकर सरकार का नया फैसला काफी अहम है। विपक्ष का भी कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार को पहले ही इस नीति पर अमल करना चाहिए था। वहीं कश्मीर मामले के जानकारों का मानना है कि सरकार एक ठोस नीति पर अमल नहीं कर रही। कि साहब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है कि आप इतना फंड दे देंगे और ये करेंगे, उससे यह मामला हल नहीं होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अगर उन्होंने हमारी बात सुनी होती कि तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम लोगों से बात करो, और आज भी अगर ये बात की तो 3.5 साल के बाद मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन सरकार की नीयत पे शक करता हूं एट द फैग एंड ऑफ देयर टर्म। हालांकि कुछ लोग खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक को वार्ताकार नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बहाने से ये भी साफ कर देना चाहती है कि अलगाववाद और आतंकवाद पर उसका नजरिया बदला नहीं है। इसी बात का सबूत है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी की गई। सलाउद्दीन के बेटे यूसुफ पर सऊदी अरब से पैसे मंगवाकर आतंकवादियों को मुहैया कराने का इल्जाम है। बहरहाल सरकार ने वार्ता की पहल कर दी है। अब सवाल है कि क्या इससे सुलगते कश्मीर में अमन की बर्फबारी होगी? क्या कश्मीर का हर पक्ष खुले दिल से इस बातचीत में शामिल होगा? क्या लातों का हुर्रियत बातों से मानेगा? इसी पर होगा आर पार।
और ऐसे में कश्मीर में सरकार के नए प्लान का विश्लेषण करना भी जरूरी है। इन 3.5 सालों में किस तरह से सरकार ने सख्ती दिखाई है आतंकवादियों पर, अलगाववादियों पर और साथ ही पत्थरबाजों पर। गोली गाली नहीं, कश्मीरियों को गले लगाने का प्लान, जिसका जिक्र लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पहले गोली की भाषा, अब प्यार की बोली से होगा काम। ये हृदय परिवर्तन करने की जरूरत आखिरकार मोदी सरकार को क्यों नजर आ रही है? क्या ये एक रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए? अलगाववादियों, आतंकवादियों के बैकफुट पर आने का फायदा लेगी सरकार। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, इसमें अगर कोई भी शांति की पहल होती है और उसके सकारात्मक नतीजे आते हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाएगा, और अगर वार्ता विफल होती है तो प्रतिनिधि के सिर पर सब कुछ उड़ेल दिया जाएगा। बातचीत के लिए सभी पक्षों को खुला न्योता देने की तैयारी की गई है, लेकिन संविधान के अनुरूप, जिस तरह से दिनेश्वर जी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी बड़ी चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बड़े पैनल जुड़ा हुआ है, उस पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आपका जिक्र करवा दें, आप देख ही रहे हैं जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं बीजेपी का, बहुत बेबाकी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शबनम लोन, इनका पक्ष समझना और जानना बहुत जरूरी है, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी हुई है। उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, जो कि सह संस्थापक हैं रूट्स इन कश्मीर के। हमारे साथ हमारे बेहद खास और जरूरी मेहमान शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत में शबनम लोन जी आपके साथ करना चाहूंगी। बीते 3.5 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई है, चाहे वो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना हो, अलगाववादियों पर जरूरी शिकंजा कसना हो या फिर पत्थरबाजों पर लगाम लगाना हो, ऐसे में आप या आपके भाई बंधु इस बातचीत को करने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में रहती हूँ, क्योंकि दुनिया का जो सारा पॉलिटिकल इस वक्त माहौल है वो कोशिश करता है यही कि डायलॉग से मसला सुलझे, चाहे कितना भी उलझा हुआ हो। एक मसला है, देर आयत क्या दुरुस्त आयत, देर आयत क्या सही आयत, और देर आयत तो क्यों देर आयत। शबनम जी, अगर आपने कहा देर आए तो क्यों आए, इसमें एक और बात मैं शामिल करूंगी और उसके साथ आपका जवाब चाहूंगी। संविधान के अनुरूप बातचीत होगी, तो क्या आप इस बात को मानती हैं या आपके भाई बंधु इस बात को मानते हैं कि वाकई में भारत के संविधान का आप लोग सम्मान करते हैं और कश्मीर को लेकर जिस तरह की सोच है कि वो एक अलग मुल्क है, अलग तरह का वहां पर शासन चलता है, उस बात को आप पूरी तरह से खारिज करते हैं? ये आपने कैसी बात कही? मैं संविधान के तहत तो काम करती हूँ कोर्ट में। चलिए, आपका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन आप के भाई बंधु हैं जो अलग मुल्क मानते हैं कश्मीर को। देखिए, आप कश्मीरी जो कॉमन कश्मीरी है उसको इसमें मत बांधे। कश्मीर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ये जो हमारा इंटरलोक्यूटर जिनका ये नियुक्ति की गई है, मैंने कल भी आप ही की अंग्रेजी चैनल पे कहा, मैंने कहा फिर भी हम इनका वेलकम करते हैं। इंसान को हम देखते हैं कि शर्मा साहब हमारे लिए क्या लाए। जफर जी, आप वो आए तो सही और हमें बताएं कि हम आपके लिए ये पैगाम लाए हैं कि दिनेश्वर शर्मा जी हमारे लिए क्या लेकर आए जरा, लेकिन इस लेकर आने से पहले की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी गौर फरमाया जाए। आप ही थे साल 2014 में जिन्होंने विदेश सचिव स्तर की इस्लामाबाद में वार्ता रद्द की, क्योंकि अलगाववादियों से अब्दुल बासित की मुलाकात हुई। अलगाववादियों पर जिस तरह से शिकंजा आपकी सरकार ने कसा, किसी ने नहीं खसा, और उस पर कई बार विरोधियों का, रक्षा विशेषज्ञों का भी आपको सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजों पर नकेल और आतंकवादियों पर जिस तरह की रणनीति आपकी है, जग जाहिर है। लेकिन ये आक्रामक तरीका अपनाने के बाद अचानक से हृदय परिवर्तन, इसकी वजह क्या है? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि कोई हृदय परिवर्तन नहीं। जो हमारी पॉलिसी है वो पॉलिसी कंसिस्टेंट है, और हमारी जो पॉलिसी कश्मीर के लिए जो इनिशिएटिव थी शुरू से, वही इनिशिएटिव के दौरान जो आज जो है वो उसको फर्दर फॉलो अप एक्शन है। और ये सस्टेन डायलॉग जो है उन लोगों के लिए जो देशद्रोही नहीं, देश पे देशवासी है, देश के लिए, देश पे के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। तो उन लोग, वो लोग जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करते हैं, जो लोग आतंक से जुड़े हुए हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो इस डायलॉग के पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। दूसरी बात,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा कि इसमें जो लोग कह रहे हैं अबाउट टर्न और यू टर्न और हृदय परिवर्तन, ऐसी कोई बात नहीं है। सस्टेन डायलॉग होना चाहिए, उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो लोगों के रूप से रूबरू होकर रेगुलर बात करे और लोगों के साथ समाधान। खास कर इस बात से कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, सिर्फ लाल किले से नहीं, पहले भी कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान जो मेन स्ट्रीम में है वहां के लोग खुशगवार माहौल में रहें, जो विकास पूरे देश में हो रहा है उससे इंसुलेट होकर कश्मीर रह रहा है, उस कश्मीर में विकास हो। वहां के आम नागरिक को जो बिल्कुल देश प्रेमी है, जो जिनका कोई लेना देना है आतंकवाद से नहीं, कोई लेना नहीं, सेपरेटिस्ट से लेना नहीं, मजबूरी में इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको लेकर उनके जिंदगी में खुशगवार माहौल लाए। इस इनिशिएटिव का एक पार्ट है, उस इनिशिएटिव का फॉलो अप एक्शन है और इस फॉलो अप एक्शन का जाहिर है कोई पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन इस्लाम जी कह रहे हैं कि कोई यूटर्न नहीं है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सरकार की मंशा पर शक क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी मूल भावना समझ गए सर, उसी सवाल को मैंने उनकी तरफ लिया क्योंकि वही आपकी इस मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अबे देशभक्तों को इतना बोलने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, देश वैसे ही समझ जाता है, आपको इतना कहने की आवश्यकता नहीं। यू टर्न कहाँ हुआ, ये तो पूरा समरसॉल्ट हो गया। अभी तक तो कह रहे थे कि जो लोग, देखिए मैंने एक बार बीच में नहीं बोला, यार देशभक्त तो शांति से तो सुन लो यार, आप दूसरों की भी कोई बात सुन लो। 3.5 साल लग गए आपको ब्रह्म ज्ञान आने में, अब तो ब्रह्म ज्ञान आना है, अब तो शांति से सुन लो भाई। परमात्मा ने अब थोड़ी सद्बुद्धि दी, अब तो सुन लो भाई। आलोक भाई, देश जान गया, देशद्रोहियों के साथ अक्सर खड़े दिखे जाते हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे आप जेएनयू में हो, आप देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। आज भी उन्हीं की पैरवी करेंगे, दलालों की पैरवी करेंगे, देश तोड़ने वालों की पैरवी करेंगे। आप जफर जी सुन लेते हैं ना आलोक जी को। नहीं, आप इनको बीजेपी वालों को बोलने दीजिए। नहीं, इतनी भी सभ्यता नहीं है जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर सरकार। भाई जो बात है तो पूरा करने दीजिए, आप बोलिए। बिल्कुल, मैंने तो 3 साल में जम्मू कश्मीर जन्नत हो गया, आप बोलिए। नहीं तो 25 सालों में आपने बोलिए भाई, बिल्कुल अच्छे से बना के दिया रखा था। आपने उसको जहन्नम बनाया, तो जन्नत बनाने की पेशकश हम कर रहे हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं, आपने जहन्नम बना के रखा, उसको जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक जी, मैं चाहूंगी आप इस बात का जवाब दें। पूरी मंशा है कि वहां पर तकलीफ रहे, वहां के नागरिक जो है किसी तरह तकलीफ में रहे। आपको सरकार की कुछ रह गया हो तो वो भी बोल लीजिए। सफर जी आप रुक जाइए। आलोक जी, 3.5 साल लग गए, 3.5 साल के बाद इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि साहब बातचीत होनी चाहिए। 3.5 साल तक ये जो कश्मीरी बैठा है टीवी पे, इसका पासपोर्ट चेक करो, इसको भगाओ, यहां से स्टूडियो से भगाओ, आपकी ये भाषा थी। आज आपको समझ आया है, आपने नाकामी को अपनी को स्वीकार किया है, आपने गलती को स्वीकार किया है। अच्छी बात है, बातचीत शुरू हुई है। अलगाववादियों से जो बात करेगा वो देशद्रोही है। ये कांग्रेसी जो बैठा है इसको भगाओ यहां से, ये मौलाना है इसको हटाओ यहां से, आप लोगों की ये भाषा थी। यही कारण है कि 70% जहां जिस जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुई 2014 के अंदर, वहां आज आप अनंतनाग में बाई इलेक्शन नहीं करा पाए। आप जिन कश्मीरी पंडितों के रहनुमा बनते थे, एक कश्मीरी पंडित को वापस विस्थापित नहीं कर पाए 3.5 साल में। आप जिस तरह से सारे रास्ते बंद कर दिया आपने, आज आपके पास कोई रास्ता नहीं था। एएस दुल्लत साहब का आज मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि संवादहीनता हो गई थी। देयर वाज नो कम्युनिकेशन, नो डायलॉग बिटवीन श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली। आपके पास कोई रास्ता नहीं था। आज भी ना आपका कोई एजेंडा तय है, ना कोई टाइम फ्रेम है कि कौन बात करेगा, किससे बात करेगा, ना स्टेक होल्डर्स तय हैं। आप एक तरफ अभी भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। आरएसएस वाले वो देशद्रोही हैं, उनसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई, आपके गृह मंत्री, स्वयं देश के गृह मंत्री ने कल कहा कि शर्मा साहब फ्री हैं कि किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रवक्ताओं की आदत गई नहीं वो, क्योंकि बड़े देशभक्त हैं। आज आपने सब कुछ लुटा दिया। वहां पर ईद से पहले आपने 700 पत्थरबाजों को छोड़ा। बार बार भाषण देते हैं, पत्थरबाजों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, कश्मीरियों को तो चांद पे भेज दो, लेकिन आज वहां टूरिज्म का क्या हाल हो गया। एक उद्योग बता दीजिए जो आपके 3.5 साल की सरकार में वहां लगा, एक उद्योग जिसमें 100 लोग काम करते हैं। टूरिज्म बुरी हालत हो गई वहां पर। आप लोग केवल भाषण देते हैं, भाषणवीर हैं आप लोग। देश की जनता आपसे जवाब मांगे 25 सालों में क्या किया आपने? आप लोगों ने 25 सालों में जब सत्ता पर है, कोई आपकी नीति की वजह से आज कश्मीर अगर है इस हालत में, क्या आज अलगाववादियों से शर्मा जी जाएंगे तो क्या पूरी सरकार कांग्रेस है या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है? नहीं, आप बता दीजिए पार्टियों की वजह से आज कश्मीर
सरकार, और कश्मीर को आपकी कोई नीति नहीं है। अच्छी स्थिति में लाने की हमारी जो पेशकश है वही कामयाब होगी। सचिव स्तर की बातचीत बंद। वहाँ के और अडवाणी पॉलिटिकल साहब लीडर ये कहते हैं 2003 में अगर गृह मंत्रालय में बैठकर और अलगाववादियों कोई से लीडर है बातचीत जिसने की थी। कश्मीर लेकिन में आप मैं सुशील पंडित जी को लाना चाहूंगी। सुशील पंडित जी, आपका व्यू पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वहां की नब्ज को जानते हैं, क्योंकि आप वहां के खुद बाशिंदे हैं। ऐसे में पाक परस्तों को लेकर मोदी सरकार की जो दरियादिली है, वाकई में आप इसे दरियादिली मानते हैं, इसे हृदय परिवर्तन मानते हैं, या आपको लग रहा है कि अब यू टर्न ले लिया है, 3.5 साल हो गए हैं और कुछ हालात तनावपूर्ण थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी विकास या फिर यूं कहें कि अमन और शांति बहुत दूर नजर आती है कश्मीर में? नहीं, अमन और शांति की तो बात अभी बहुत दूर दूर तक मुनासिब नहीं दिखती, लेकिन बहुत सारी उलझने हैं। कल जब से इन्होंने इस विषय में घोषणा की तब से अब तक ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके प्रश्न खड़े हो गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में नए प्रश्न आ गए हैं। अब जैसे जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि अलगाववादियों से बात नहीं होगी, हुर्रियत से बात नहीं होगी, पाकिस्तान परस्तों से बात नहीं होगी। संकेत दिए कि अलगाववादियों से बातचीत हो सकती है संविधान के दायरे में। उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही है और संविधान के दायरे में का एक उसके ऊपर कंडीशन है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको देशभक्तों से बात करनी है, अगर आपको भारत के हिमायतियों से बात करनी है, तो उसके लिए वहां एक चुनी हुई सरकार है। उसके लिए हमारे केंद्र के गृह मंत्री वहां 2-2, 3-3 दफे जाकर 4-4 दिन बिताकर आए हैं, सबसे बात करने का न्योता देकर के आए हैं, कुछ से बात कर भी पाए हैं। उनके लिए इंटरलॉक्यूटर की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? जब उनके पास चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुनाव में चुन करके सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हर दिवाली कश्मीर में जाके मनाते हैं, तो एक इंटरलॉक्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इंटरलॉक्यूटर की जरूरत पड़ी तो उसके लिए फिर 4, 5, 6 लोगों के निषेध की आवश्यकता आपको छतों से चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्यों पड़ी? और सबसे बड़ी बात यह कि आज तक आप कह रहे थे कि बातचीत के सारे दरवाजे खुले हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कोई भी आए। जब तब बातचीत के लिए कोई सामने नहीं आया, अब इस इंटरलॉक्यूटर में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि इससे बातचीत करने के लिए सब कूदते हुए आएंगे? तो अच्छा, फिर ये जैसा कि अभी तक बताया गया कि इनके पास कौन सा एजेंडा है, इनके पास कौन सा फॉर्मेट है, इनके पास देने को क्या है, ये सरकार को क्या ला करके देंगे, उसके उन निष्कर्षों का क्या आकलन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बातचीत तो से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कह रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं। उत्कर्ष राठौर जी, आपका यहाँ पर व्यू पॉइंट जरूरी हो जाता है। चूंकि राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं दिनेश्वर जी और एक वार्ताकार के तौर पर उन्हें चुना गया है, क्या आपको लगता है यह सही समय था उनके सिलेक्शन का? और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को समझ रही है कि अगर उन्हें भेजा जाएगा तो कुछ हालात में बदलाव की उम्मीद होगी या फिर कुछ नतीजे सकारात्मक तौर पर आ सकते हैं सामने, जो जनप्रतिनिधियों के सामने के जरिए नहीं आ सकते थे? देखिए, कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है और जहाँ तक दिनेश्वर जी का सिलेक्शन का मामला है, वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि एक आईबी का टैग उनके ऊपर ज़रा गलत लगता है। एक ऐसा फेस जो राजनीतिक होता, ऐसा फेस जो सिविल लाइफ से होता, वो ज़्यादा मुफीद होता। जैसे कि आपने एक बार 3 इंटरलॉक्यूटर्स का एक ग्रुप बनाया था, मिस्टर अंसारी थे, लेट दिलीप पटगांवकर थे, अपनी राधा तो यूपी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं सर। तो हाँ। उस मुताबिक ऐसा कोई सिविलियन फेस ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ऐसे है जैसे कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान में बात हो और आईएसआई का चीफ उसको हेड करे, आपको कैसा लगेगा? तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और ये चीज हर सरकारें करती हैं। ये जो आप बात उठा रहे हैं उत्कर्ष जी, मुझे ब्रेक पर जाना होगा और इसी सवाल को लेकर मैं लौटूंगी भी। शेष नारायण जी से हम बातचीत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जिस रणनीति को बदला है और जिस वार्ताकार को चुना है दिनेश्वर शर्मा जी को, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते और ऐसे में उम्मीद की जा रही है, लेकिन कहीं ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ सकता? ऐसा तो नहीं है कि कोई नतीजे ना आए और इसी से बचने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने खड़े किए हैं, अलगाववादियों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, हालात क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं सकारात्मक नतीजों की? इसी सवाल के साथ लौटेंगे, आप देखते रहिए आर पार। कश्मीर में अमन बहाली की एक कोशिश मोदी सरकार के जरिए सामने आ रही है। 3.5 साल बाद तमाम
आक्रामक रुख अपनाने के बाद अब कुछ नरम होती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है और बातचीत के लिए हालात बनते दिख रहे हैं। हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, जुड़ रहे हैं। फारूक साहब, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप भी तो यही चाहते थे ना कि सरकार बातचीत करे। कदम बहुत अच्छा है, मगर कदम उठाने से पहले ही ये फेल हो गया, क्योंकि पहले तो होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि वो सबसे बात करेंगे, फिर जब बाकियों ने शोर किया, उनकी जमात ने, तो उन्होंने कहा नहीं, हुर्रियत से बात नहीं करेंगे। तो फिर फ़ायदा क्या है यहाँ आने का? या तो बात सबसे करनी है, और अगर सबसे नहीं करनी तो फिर फ़ायदा तो कुछ है नहीं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो पहली रिपोर्ट्स हैं, जो श्री पदगांवकर जी, लेट पदगांवकर जी के और रीता कुमार और जज साहब तशरीफ लाए थे, 2 साल गुजारे यहाँ पे लद्दाख में, कश्मीर में और जम्मू के हिस्सों में, लोगों की ओपिनियंस ली। वो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के पास है और 2003 में श्री एनएन वोरा की रिपोर्ट है, वो पार्लियामेंट में पेश कर दें। फारूक साहब, क्या आपको लगता है कि अचानक सरकार ने ये कदम उठाया है? इसके पीछे मंशा क्या है? इस फैसले से क्या साबित करना चाहती है सरकार? आपको क्या लग रहा है? क्या दिखाना चाहती है? मेरे ख्याल से ये दिखाना चाहती है कि हम लोग बात करना चाहते हैं, आगे रियासत को ठीक करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसमें सच्चाई है, ये गुमराह रास्ता। अच्छा, आप शुरू से कहते रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा सियासी मुद्दा है। मंशा तो इनकी मंशा तो पहले भी ये थी ना, इनकी मंशा तो पहले भी ये थी कि हम ज़बरदस्ती से, ज़ोर ज़बरदस्ती से फौज, पुलिस, सीआरपी इस्तेमाल करके लोगों को दबा सकेंगे। इनने देख लिया कि दबा नहीं सके, डिमोनेटाइजेशन से इसको दबा नहीं सके, तो इनके पास रास्ता क्या रहा? फारूक साहब, आप शुरू से ये कहते रहे, सुनिए जरा, आप शुरू से कहते रहे कि कश्मीर मुद्दा सियासी मुद्दा है। क्या सरकार को ये बात आपके मुताबिक देर से समझ आ रही है? पहले भी यही कहा है, बल्कि मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था और मनमोहन सिंह जी तशरीफ लाए थे रेलवे के उद्घाटन करने के लिए अनंतनाग, वहां पे उन्होंने साफ उनके सामने ये कहा कि साहब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है कि आप इतना फंड दे देंगे और ये करेंगे, उससे यह मामला हल नहीं होगा। फारूक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी सोच को साझा किया। शेष नारायण जी, आपसे मैं फारूक साहब जो बात कह रहे थे उस पर राय लेना चाहूंगी। क्या आपको भी लगता है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? नहीं, बातचीत शुरू होने से पहले खत्म बिल्कुल नहीं हो गई है, लेकिन उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सरकार को क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो हुर्रियत की डिमांड है, जिलानी साहब को अभी सुन रहा था टेलीविजन पे, तो कह रहे हैं पाकिस्तान को इन्वॉल्व करो। अबे तुम कौन हो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कराने वाले? पाकिस्तान से हम शिमला समझौते के तहत बात करेंगे। पहले तुम हमारे कश्मीरी हो, कश्मीर में हो, हम कश्मीरी मानते हैं। और सरकार ने एलानिया कहा है, कल हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें इन्होंने अनाउंस किया कि जिससे चाहेंगे उससे बात करेंगे। और अब आज एक शिगुफा ये भी चल रहा है कि साहब वो गलत आदमी है, वो पॉलिटिकल नहीं। तो पॉलिटिकल ने क्या तीर मार दिए वहाँ? जितना कश्मीर में बर्बादी हुई है, जो पॉलिटिशियन की नासमझी के कारण ही तो हुई है। और ये आदमी कश्मीर, हम जानते हैं 92-93 में कश्मीर डेस्क के इंचार्ज थे, और ये कश्मीर को अच्छी तरह से समझते हैं। वहाँ कौन मैटर करता है, कौन नहीं करता है, उससे बात करेंगे। एक अजीब बात जो मेरी समझ में नहीं आती, शबनम मेरा ख्याल है बेहतर बताएंगी, कि क्या कश्मीरी जो पंडित हैं, क्या उनको स्टेक होल्डर के रूप में मानने के लिए बात नहीं की जा सकती? और पाकिस्तान को स्टेक होल्डर मानने की जो बात कर रहे हैं, क्या इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? तुम पहले आओ, हमसे बात करो। जी को सुन रहे हैं, हुर्रियत या गिलानी कौन होते हैं ये तय करने वाले कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना होगा और तभी बातचीत होगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरलोक्यूटर अब नियुक्त हुए हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि न्यू दिल्ली से ये मैसेज जाना चाहिए कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा। देखिए, आपको मालूम है, अंसारी साहब थे, दिलीप पडगांवकर साहब थे, राधा कुमार 2 साल आए, लोगों से मिले, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट बने। फिर क्या हुआ? कहाँ है वो रिपोर्ट? कहीं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की गलियों में। फिर क्या हुआ? कहाँ है वो रिपोर्ट? कहीं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की गलियों में खो गया वो रिपोर्ट। एक दूसरा, इन्होंने जो फरमाया, कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर है,
ये किसने कहा कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर नहीं है? मगर हम इस मसले को थोड़ी कॉमनलाइज करेंगे। क्या कश्मीरी मुसलमान स्टेक होल्डर नहीं है? सुशील जी, ये मैं चाहूंगी आप किस तरह की बातें हो रही हैं? आप रिएक्ट करें। ये कॉमनलाइज नहीं होना चाहिए। हम कश्मीरी सब इसमें स्टेक होल्डर हैं। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सरदार, कश्मीरी यहाँ जम्मू कश्मीर का बुद्धिस्ट और कश्मीरी मुसलमान, प्लीज इसको कॉमनलाइज ना करें। एक दूसरी बात, लोगों ने ये मसला उठाया कि वो नहीं, ये कम्युनल शब्द का, ये कम्युनल शब्द आया यहाँ कहाँ से? कश्मीरी पंडित इसलिए इन्वॉल्व होने चाहिए क्योंकि उनको अपने घरों से बेदखल किया गया। करने दीजिए, नहीं सुनिए, मुझे कंप्लीट करने, जब बेदखल किया गया तो आपके हिसाब से आप यहाँ है नहीं। आपके हिसाब से जब बेदखल हो गए सारे कश्मीरी पंडित, तो उनके लिए क्या हम अलग स्टेक होल्डर उनको बताएं कि वो यहाँ के कोई और बाशिंदे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई जिन लोगों ने कीमत चुकाई है, पंडित भी होंगे। आप कहते हैं कि कश्मीर की आवाम स्टेक होल्डर है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सफर करने वाले हम लोग हैं कि नहीं है? नहीं, खांचे में रह के ही बात होनी है, नए तरीके से बात करनी पड़ेगी। खांचा जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है और कम्युनल सेकुलर की बात खामखा करने की जो बीमारी है, नहीं, एक नया फॉर्मेट डेवलप हो रहा है। हम पाकिस्तान से बात इनके कहने पे बिल्कुल नहीं करेंगे। पाकिस्तान से हम शिमला एग्रीमेंट के तहत बात करेंगे। सुनिए प्लीज। और लेकिन जो वहां का यूथ है जो है नहीं, वो आप वहां पे मैं बार बार कहता हूं कि उसमें, अरे आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए। जो कश्मीरी हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जो हमारे मेंबराने पार्लियामेंट हैं, जो हमारे मेंबराने असेंबली हैं, वो सारे लोग जो हैं वो कश्मीर हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसकी शपथ लेते हैं। तो उन लोगों के साथ साथ कश्मीर, उन लोगों को अहमियत देने की जरूरत है। ये जो धतंगड़ घूम रहे हैं, क्या नाम इसका, अभी कह रहा था कि पाकिस्तान से बात करो, तो इनको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। शुरू यहां से करिए, तो आइसोलेट इनको करना पड़ेगा कि नहीं, जो सेपरेटिस्ट हैं। क्यों, हमारा तो बेसिक ये है कि अक्टूबर 47 में जो एग्रीमेंट किया था राजा ने, जो दस्तखत किया था सरदार के सामने, वो हरफे आखिर है, उसी के लिमिट में हम बात करेंगे। अब आप इस पे अगर आप पंडितों को कम्युनल मान रही तो आप पाकिस्तान से बात होगी, ये अलगाववादी तय कैसे कर सकते हैं? शबनम जी, जिस सवाल को मैंने आपसे पूछा था, प्लीज इसी का उत्तर दीजिएगा। नहीं, और ये दिल का चोर कहां से बार बार बाहर आता है कि कम्युनल इशू मत बनाइए। हमको किस बेसिस पे बाहर निकाला गया घाटी से? इसीलिए ना कि हम हिंदू थे। हमारा दिल तो बहुत अच्छा है, हमारा दिल तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारा दिल बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल भी बहुत अच्छा है। और मैं बार बार ये कह रही हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये शर्मा साहब अगर आईबी के डायरेक्टर रहे हैं एज ए कश्मीरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। पॉलिटिशियन अगर होंगे इंटरलोकेटर, तो वो कौन सा तीर मारेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आए शर्मा साहब, आए एक दयानत से आए। और ये जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, इनके आने, तो मैं कह रही हूं, ये गलत मत कहें। मैंने कहा हम यही चाहेंगे बेहद दयानत से आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमें बताएं कि हम एक अच्छा पैगाम लेके आए, लेकिन डंडा लेके ना आए हमें बीजेपी का। बीजेपी ने क्या बात है, बीजेपी हुकूमत में है, इनके दिमाग में कोई ना कोई भूत घूमता रहता है। कभी कम्युनल का भूत है, कभी डंडे का भूत है। ये डंडाबाजी नहीं चलेगी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। लेकिन उसका जो निकल कर आ रहा है लबोलबाब, वो बहुत अच्छा नहीं है। शबनम लोन पर जवाब देने दीजिए। शबनम लोन माफ कीजिएगा वरना थप्पड़ मारेंगे। जफर इस्लाम जी ये क्या मैंने सुना नहीं, क्या थप्पड़ हाँ, मैंने कहा ये वो वाला शिष्टाचार है, जरा हमें माफ कीजिएगा वरना मैं थप्पड़ मारूंगा। ये क्या तरीका है बोलने का कि आए डंडे के बिना आए? आपको किसने डंडा दिखाया? कश्मीरी पंडित की बात हो तो कम्युनल उसको बहुत बताती हैं। ये विजिलेंटिज्म आपके अपने दिमाग में है। नहीं, आपकी बातों से साफ गलत लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों को माइनस करके बात होगी यार, कैसे होगी? सुन लीजिए, कश्मीरी पंडित की नुमाइंदगी आप करेंगी या गिलानी करेंगे? हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं? क्यों नहीं कर सकती? इसमें दो आप करेंगे क्या? कम से कम आपको नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए। क्लास बना लिया? नहीं,
हम सबको ये साथ में करना है। देखिए हम मिलके करेंगे। देखिए प्रीति जी, हिंदू मुसलमान जो लोग मैं सहमत हूँ शेख नारायण सिंह जी की, शेख नारायण जी ने जो शेख नारायण जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ। जो भी बातें शेष नारायण जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, इसलिए कि इस वक्त जो विचार है सरकार में ये नहीं कि हमने कोई अलग से स्टैंड लिया है, हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। हम तो शुरू से चाहते हैं डायलॉग, हम तो शुरू से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें उन लोगों से बात करनी है जो लोग बिलीव करते हैं हमारे आइन पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते आज भी नहीं बात करेंगे, पहले भी नहीं बात करेंगे, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। देखिए मैं एक और बात कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल जो बना हुआ है इस वार्ताकार के जरिए जो दिनेश्वर जी आए हैं सामने, और उम्मीदें बहुत सारी है, लेकिन ये भी तो एक बुनियादी प्रश्न है कि क्या लातों से जो मानने वाला हुर्रियत है वो बातों से मानेगा? इसी लाइन के साथ डिबेट को आगे ले जाएंगे। आर पार जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। घाटी में एक ऐसी जमात है जो कभी नहीं चाहती कि घाटी में अमन और स्थिरता है, और इसी वजह से वो लगातार हालात बेकाबू करती रहती है, हिंसा को बढ़ावा देती रहती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष राठौर जी, एक तरफ हम कहते हैं ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें हमने पिछले 10 महीने में 150 से ज्यादा आतंकियों का नेस्तो नाबूद कर दिया है, उनका पूरा सफाया कर दिया है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं बातचीत हम करेंगे और अमन शांति लेकर आएंगे। ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पब्लिक फ्रेंडली ऑपरेशंस चलाती हैं। जहां तक पब्लिक से इनको भड़कावे में उन्होंने जो हमारे पत्थरबाजी या बाकी चीज़ें नहीं करते तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। रही बात, मैं कहना चाहूँगा हुर्रियत के स्टेक होल्डर होने की, NIA के उनके ऊपर केस चल रहे हैं। हुर्रियत के सारे नेताओं के हाथ खून से रंगे हुए हैं, कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लिया है, वहाँ के आतंकवादियों को बुलाया है और घाटी में उत्पात मचाया। इनको स्टेक होल्डर कैसे मानते हैं कि जिस तरह का अभियान अलगाववादियों को लेकर चला है ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? जो अभियान आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए चल रहा है ये बातचीत के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए तभी जब ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये अलगाववादियों ने प्राइवेटली गुहार लगाई है कि हमसे बात करो। उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। उन्हें पता है कि अगर NIA की जांच पूरी हुई तो आधे से ज्यादा जेल में मिलेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, और इसी को लेकर मैं जफर इस्लाम जी के पास जाना चाहूंगी। जफर जी, सरकार इतनी नादान तो नहीं है कि जिस तरह के एक्शन बीते 3.5 सालों में अलगाववादियों को लेकर उठाए गए हैं वो बातचीत के लिए राजी हो? विरोधी आप पर सीधे तौर पर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डील कुछ और हुई है और पोस्चरिंग कुछ और हो रही है? देखिए प्रीति जी, मैं सरकार का पक्ष और पार्टी का पक्ष दोनों रख रहा हूं। दोनों एक ही पक्ष है और देश की ज्यादा पूरी जनता एक ही, उनका भी एक ही पक्ष है। हम वहां चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं वहां पीस, हम चाहते हैं वहां डेवलपमेंट, हम चाहते हैं वहां पर आतंकवाद जैसी चीज ना हो। लेकिन उसके लिए अगर आतंकवाद है वहां पर, आतंकवादी वहां पर किसी तरह से पनप रहे हैं, उसका सफाया करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी हम करेंगे। इसीलिए जैसा आपने सही जिक्र किया, अब तक हमने 170 आतंकवादी को मार गिराया है, और भी ऐसे जो आतंकवादी हैं। आप देखिए घुसपैठिया पहले कितने आते थे, अब घुसपैठिया कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं। अब भी आते हैं, ऐसा नहीं कह रहे घुसपैठिया अब भी पाकिस्तान से। सवाल पर आइए जफर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि सरकार इतनी नादान नहीं है कि वो ना समझे कि अलगाववादियों से बातचीत मुमकिन है या नहीं है। वो बातचीत कितनी बेकार होगी कि आप और यहाँ तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं वो भली भांति जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और अलगाववादियों के लिए डील, ऑफर या फिर कोई तोहफा इस तरह विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं? इसी का उत्तर दीजिए सर। वो बाकी आंकड़े तो हम दिखाई रहे हैं लगातार। हाँ। देखिए, मैं उसका सीधा सीधा उत्तर देता हूं कि ना हमारी सरकार का एक कल्चर है, ना हमारी पार्टी कल्चर के इस तरह के बैकडोर से कोई भी सौदा करते हैं। हम बिल्कुल साफ नजरों में कह रहे हैं, हम साफ बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अमन, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन के हद में बात करेगा, चाहे वो कोई भी, उससे हम बात करेंगे। इसीलिए
जिनको जो गवर्नमेंट ने जिनको नॉमिनेट किया है मिश्रा जी को, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उनको एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जिसको चाहे एंगेज करें, और वो अमन शांति की कोशिश करेंगे और नतीजा जरूर मिलेगा। डिसाइड करना पड़ेगा बार-बार। वहां जब जम्मू कश्मीर में बाद में कर लेंगे शांति। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो आपने इंगित किया है, या तो पीडीपी को सेटिस्फाई करने के लिए कदम उठाए। अगर ऐसा कदम इनको मास्टर स्ट्रोक लग रहा है कि बहुत अच्छा कदम हो गया, भाई 3.5 साल तक आपको किसने रोका था? नवाज शरीफ ने तो रोका नहीं होगा। आप मुझे केवल ये बता दीजिए आपका एजेंडा अरे भाई आतंकवादी मारे गए, फ्रेम क्या नहीं, शांति चाहते हैं? अरे भाई शांति तो नहीं हुई है पिछले। जफर भाई देखिए मैंने आपका प्रवचन पूरा सुना, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई प्रवचन मैंने पूरा सुना, बात तो सुन लो भाई। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ, आपको अफसोस तो अरे भाई आप यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर वाला हाल मत कीजिए ना। वहाँ पर आपकी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उसके बावजूद आपको वहाँ पर एक आदमी अलग से भेजना पड़ रहा है आपके यहाँ पर। जफर जी देखिए बीच में आप इस तरह से करते हैं, गलत बात है। कहीं ना कहीं कश्मीर अगर आप जफर जी आपने 3.5 साल में कश्मीर नीति को पूरा डिरेल कर दिया। 2014 में जहां पर 70% पोलिंग हुई, आज वहां चुनाव नहीं हो पा रहे, उसके बावजूद आप कहते हैं हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं। अरे भाई पीडीपी जिसको आपने कोस के वहां पर चुनाव लड़ा, उसके पैरों में चरणों में आप जाके लोटपोट हो गए। आज फिर पीडीपी को, उस पीडीपी जो पीडीपी कहती है अलगाववादी और टेररिस्ट की वजह से हमारा चुनाव समाधान निकालेगी, बात सुनना नहीं चाहती। और आप यही आपकी दिक्कत है कि कश्मीर नीति को आपने आरएसएस के नजरिए से देखा है। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं आपने। आज भी मैं ये कहना चाह रही हूँ, अरे भाई नरसिम्हा राव जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी के समय पे बीजेपी के लोगों को भी साथ रखा जाता था। नरसिम्हा राव जी ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर पे बोलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। आज आप लोग पूरी की पूरी समस्या को केवल और केवल आरएसएस के नजरिए से देख रहे हैं। आप बार-बार कह रहे हैं 3.5 साल में बहुत अच्छा हो गया, 3.5 साल में। अभी 2010 में 270 टेररिस्ट को मारा था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे बात करनी चाहिए। बार-बार आलोक जी, किसी को कुछ नहीं समझ आने वाला है इस तरह की बातचीत से, किसी को कुछ नहीं समझ आने वाला है। जफर जी, आलोक जी, आपसे गुजारिश है, इस तरह की बातचीत से किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला है। शबनम जी कुछ कहना चाह रही है। जफर जी जरा सुन लीजिए ना सर। सर हमारे पूरे पैनल में एक महिला है, उनकी बात को हमें तवज्जो देना चाहिए, कम से कम इस बात की गरिमा तो रखना चाहिए हमें। शबनम नहीं, गरिमा जफर को भी तो रखनी चाहिए ना, आपको तो बताइए ना। मैं दोनों को अगर मेरे बीच में कोई बोले तो मैं भी किसी की गरिमा नहीं रखूंगा। सुन लीजिए शबनम जी। थैंक यू जी। एट द हार्ट ऑफ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी मैं एक ऑनेस्ट पॉइंट आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ आजकल कश्मीर में हूँ, एक साइलेंट क्यास है कश्मीर में, और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात बहुत ठीक है, अभी कल ही पीडीपी के 4 वर्कर हैं, उनके घर में वहां पर आतंकवादी घुसे और उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि हम पीडीपी छोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और पॉलिटिकल वर्कर है, उसने भी बयान दिया कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मास एक साइलेंट डिसकंटेंट है, हमें फिक्र है इस बात की ये किस तरह से लेकर भी है। मास ये भी बता रहा है कि हम आतंकियों को हम पनाहगाह नहीं बनाने देंगे, यहाँ पर हम अमन शांति चाहते हैं। इस बात को भी तो शबनम जी कहिए ना ईमानदारी से। आप अपने हाथ की बात कहती हैं, लेकिन वो भी बात कहिए ना जो कश्मीरी कहना चाहता है। एमएलए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे और बीजेपी अपनी पीठ को दबाने से बात नहीं आ रही। इस चीज को क्यों नहीं, एमएलए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे, सांसद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे, लेकिन बीजेपी का पता नहीं कौन सा अहंकार इनके ब्रह्मरंध्र में बैठा हुआ है। कांग्रेस की भाषा बोलती है, कांग्रेस का तो मकसद था कि वहां पर अमन कायम ना हो। कांग्रेस तो पाकिस्तान के इशारे पे काम करता था। राज्य में भी है, केंद्र में भी है। हम कर दीजिए ना अमन शांति। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी साहब भाषण देंगे और शांति आ जाएगी। भाषण ही मेरा प्रशासन है। की पॉलिसी को वहाँ पर कौन सी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेकर? आपकी कोई पॉलिसी नहीं। कश्मीर का काम नहीं समझ पाया आप लोग अभी तक। अब 1 साल रह गया सरकार में, अब भागते दौड़ते को एक कदम जनता को दिखावे के लिए करेंगे, पीडीपी को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहते हैं कि धारा 370 को प्रोटेक्ट करेंगे। कांग्रेस तो क्या दिनेश्वर शर्मा जी धारा 370 को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करेंगे क्या? कश्मीर में नाफिज कर रही थी, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को कुछ भी कहते रहिए। 3.5 साल में आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया वहां हमारी परिवार कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं फैला पाए। कई नेता साइलेंटली दूसरी पार्टियों की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को दिल से कहना नहीं चाह रही थी। ये बात तो उन्होंने दिल से कही, लेकिन इस बात को दिल से नहीं कहना चाह रही थी कि
साइलेंटली क्या अब ओपन होकर आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर रही है कश्मीरी के लोग। कश्मीर के लोग अब चाह रहे हैं अमन शांति, वो अलगाववादियों को एक एक करके अलग कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करना कश्मीरी अवाम टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं करता। कश्मीरी के साथ शबनम प्लीज, हम नहीं उनको सपोर्ट करेंगे। शबनम प्लीज मुझे एक बुरहान वानी के जनाजे में 50,000 आदमी था, क्या वो पाकिस्तान से आए थे? एक सेंटेंस बोलने दो। आप लोग सपोर्ट करते हैं इसीलिए उनको पनाहगाह मिलती है। कश्मीरी अवाम कभी भी सपोर्ट नहीं करता किसी टेररिस्ट को। जफर आप तो शांत रहिए, आप लोग तो बोलने लायक ही नहीं। 3.5 साल में एक आदमी का नाम सजेस्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। शांत रहिए जफर, तुम तो शांति रहो यार। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया वहां का, इतना अच्छा माहौल बना था 10 साल में, टूरिज्म बढ़ने लगा था वहाँ। NIT में वहाँ पिछवाड़े में लट पड़वा दिए बच्चों के, वो छोड़ के आ गए श्रीनगर से। यहाँ वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हो। हम शेष से आलोक जी सुन लेते हैं। आप जो कभी भी कश्मीरी अवाम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसका टेस्ट ये लोग 2-3 बार कर चुके हैं। सन 65 में उनको मुगालता था श्री अयूब को, फील्ड मार्शल अयूब खां को, कि हम यहाँ पे आप लोगों को भेजेंगे। भेजा तो उसके बाद असल उत्तर हुआ, लाठियों से मार मार के 65 में लाहौर तक पहुंच गई थी हिंदुस्तान की फौज। इचोगिल नहर पार करने वाले थे। तो इसलिए ये मुगालता बिल्कुल नहीं है। और शबनम लोन ये सही करें कि टेररिस्टों का जो सिंपैथाइजर है उससे लोग अलग हो रहे हैं। और जहां तक PDP का सवाल है, ये देश प्रेमी तो कभी नहीं तो प्रो कश्मीरी एलिमेंट्स के दोस्त है ही हैं। तो इसलिए अगर उनसे लोग अलग हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये है कश्मीरी अवाम, और कश्मीरी अवाम में मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कश्मीरी पंडित भी। मुझे माफी के साथ रशेश जी आपको भी रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अमन और शांति की एक कोशिश होती हुई नजर आ रही है, उसके नतीजे भी बहुत जल्द सामने होंगे सकारात्मक रूप में। इस बात की उम्मीद हम सभी करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पूछेंगे के लिए अब चलते हैं सुमित अवस्थी के